Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. खुद पर बिलीव दिलाने के लिए विंग ने फाइनली वांगजी को पावर शेयरिंग का राइट दे दिया था। वांगजी जो विंग पर बिलीव तो नहीं कर पा रहा था, पर विंग जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था, और ये देखकर अब वांगजी को अच्छा लग रहा था क्योंकि फाइनली उसे वो मिल चुका था जिसके लिए वो कब से स्ट्रगल कर रहा था। कुछ वक्त बाद वो दोनों भी एक दूसरे के सामने लोटस पोजीशन में बैठे हुए थे और बीच में उन दोनों के भी स्पिरिचुअल वेपन्स रखे हुए थे। मतलब वांगजी की बी चेन सॉर्ड और म्यूजिकल कल्टीवेशन वेपन गू चेन, वही विंग की सुबियान सॉर्ड और चेंजिंग फ्लूट। उन दोनों ने अपनी आईज क्लोज करके रखी थी। कुछ चैंटिंग्स के बाद विंग ने अपनी आईज ओपन की। उसकी आईज ब्लू कलर में शाइन कर रही थी। विंग ने अपने एक हाथ पर डीप कट लगाया जिससे उसका ब्लड उन वेपन्स पर गिरने लगा। जैसे ही विंग का ब्लड उन वेपन्स पर गिरा था वो सब शाइन करने लगे थे। विंग के वेपन व्हाइट कलर में शाइन कर रहे थे, वही वांगजी के वेपन ब्लैक कलर से शाइन हो रहे थे। वांगजी जिसकी खुद की आईज भी ओपन थी और वो ये सब कुछ देख रहा था, उसके फेस पर इस बार बहुत बड़ी क्रिपी स्माइल थी। विंग ने अपनी गोल्डन कोर की पावर्स को एक्टिवेट किया था जिस वजह से वो पूरा रूम व्हाइट लाइट से शाइन करने लगा था जो विंग की बॉडी से अपीयर हो रही थी। विंग ने वांगजी की तरफ देखा और एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा, आई एक्सेप्ट यू एज माई कल्टिवेशन पार्टनर। आई गिव यू all my rights. I will share my powers with you, my soulmate. विंग ने जैसे ही अपनी एक्सेप्टेशन को कंप्लीट किया था वैसे ही विंग और वांगजी के आसपास एक ब्लू एरा क्रिएट हो चुका था और विंग की पावर्स अपने आप ही उसकी बॉडी से निकलकर ब्लू लाइट के फॉर्म में वांगजी के अंदर ट्रांसफर हो रही थी। वांगजी जिसकी खुद की आईज डार्क ब्लैक हो चुकी थी क्योंकि ऑब्वियसली वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर था और वो इन सारी पावर्स को अब्जॉर्व कर रहा था। वांगजी जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा था, वही विंग जिसकी पावर्स धीरे धीरे कम हो रही थी जिस वजह से वो थोड़ा वीक हो रहा था। करीबन 20 मिनट चले इस प्रोसेस में वांगजी जो बहुत स्ट्रांग हो चुका था, वही विंग जो थोड़ा पेल नजर आ रहा था। उनके वेपन्स धीरे धीरे वहां से डिसअपियर हो गए और फाइनली जब प्रोसेस कंप्लीट हुई तब उनका रूम बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। वो वाइट लाइट उस रूम से धीरे धीरे डिसअपियर हो रही थी और सब कुछ शांत हो चुका था। बस अब विंग और वांगजी ही एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। विंग जो अभी भी फुल्ली नेकेड था, उसकी बॉडी पर वो मार्क बहुत ब्यूटीफुली शाइन कर रहा था क्योंकि ऑब्वियसली अब वो कल्टीवेशन पार्टनर्स बन चुके थे तो वो मार्क भी थोड़ा ज़्यादा डार्क हो चुका था और शाइन कर रहा था। वही वांगजी उसके फोरहेड पर जो डार्क ब्लैक रिबन बन हुआ था उसमें कुछ रेड एनर्जीज की वजह से वो चेंज हो चुका था क्योंकि विंग की प्योर एनर्जी भी उसमें इंक्लूड हो चुकी थी। वांगजी जो कुछ वक्त तक वही बैठा हुआ था वो मेडिटेशन कर रहा था ताकि विंग की पावर्स को भी वो ठीक से स्टेबलाइज कर सके। वही विंग जो खुद भी मेडिटेशन कर रहा था ताकि वो खुद थोड़ा स्ट्रांग हो सके क्योंकि उन्हें नेक्स्ट स्टेप भी तो उठाना था ना। कुछ वक्त बाद जब वांगजी ने अपनी बॉडी में सारी पावर्स को ठीक से स्टेबलाइज कर लिया तब वो उठ गया और वो विंग की तरफ देखने लगा जो अभी भी लोटस पोजीशन में बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। वांगजी विंग के करीब आया और उसने विंग के आर्म को ग्रैब करके एक ही झटके में उसे उठाकर खड़ा कर दिया। विंग भी तुरंत अपनी आईज ओपन कर चुका था और वो अपने अल्फा की तरफ देख रहा था। बिना कुछ बोले वांगजी ने विंग को सीधा बेड पर थ्रो कर दिया था। विंग जो बेड पर मुंह के बल गिर चुका था पर वो तुरंत ही खुद को संभालकर बेड पर उठकर बैठ गया। वो वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी जो अपने रोप्स को उतार रहा था। ऑब्वियसली कल्टीवेशन पार्टनर्स बन चुके हैं तो ड्यूअल कल्टीवेशन करके उन्हें ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट भी करना था ताकि वो अपनी अपनी बॉडी में एक दूसरे की एनर्जीज को स्टेबलाइज कर पाए। वांगजी जो विंग के करीब आ चुका था, वही विंग जिसने वांगजी के दोनों हाथों को बीच में ही हवा में होल्ड कर लिया था जब वांगजी विंग को ग्रैब करने अपने हाथों को बढ़ा रहा था। बहुत मासूम थी विंग की शक्ल
और वो थोड़ा सस्पिशियसली पर कंफ्यूजली वांग जी की तरफ देख रहा था। क्या हुआ माय ओमेगा, क्या अब नहीं चाहते ये सब कुछ? विंग, जिसने एक डीप ब्रीथ ली और वांग जी के दोनों हाथों को अपने चीक्स पर रखा। अल्फा, जो आप चाहते थे वो मैंने आपको दिया। मैंने अपनी पावर्स को आपके साथ शेयर किया है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इसके बदले मुझे आपका यकीन मिला या नहीं। आप ट्रस्ट करते हो ना मुझ पे? वांग जी, जिसने कुछ पल विंग की तरफ देखा, पर उसने इस सवाल को टोटली इग्नोर कर दिया और विंग के हाथों से अपने हाथों को पीछे खींच लिया। उसने विंग के दोनों शोल्डर को ग्रैब किया और विंग को सीधा बेड पर थ्रो कर दिया और वो विंग के ऊपर आ गया। विंग, जिसे अपने सवाल का जवाब तो नहीं मिला, पर रात भर उसे जो दर्द मिला, उस दर्द ने उसे उस सवाल का जवाब भी दे दिया था। वैसे भी अब विंग की कोई भी मर्जी चलने तो नहीं वाली थी, क्योंकि ऑलरेडी विंग वांग जी को अपना सब कुछ दे चुका था और वैसे भी अब वो वांग जी का स्लेव कहलाने वाला था, तो स्लेव को कोई हक नहीं होता क्वेश्चन करने का। विंग जो ये मान चुका था और यही मानकर वो बिल्कुल खामोश हो चुका था। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। अब वो बहुत ओबीडियंट हो चुका था, वांग जी की हर बात को मानता था, वो भी बिल्कुल चुपचाप। विंग बिल्कुल वांग जी के हाथ का पपेट बन चुका था। वांग जी जो बोले विंग वो सब चीजें फॉलो करने लगा था। वांग जी ने उस दिन के बाद तो करीबन 2 दिन विंग को उसी के रूम में बंद रखा। इवन उसे फूड तक नहीं मिला। वो बस मेडिटेशन कर रहा था, क्योंकि अब मेडिटेशन करने के लिए विंग अलाउ था। वांग जी की में विंग की जो पावर्स थी, तो अब उन पावर्स को बढ़ाने के लिए विंग को मेडिटेशन करना भी तो जरूरी था ना। और विंग वो मेडिटेशन टाइम टू टाइम कर भी रहा था। साथ ही उनकी नाइट एक्टिविटी भी अब तक बंद नहीं हुई थी। वांग जी हर रोज आता, विंग के साथ इन्वॉल्व होता। दूसरे दिन वो विंग को मेडिटेशन करने के लिए कहता और खुद रूम से चला जाता। ये सिलसिला लगातार 2 दिन चला, लेकिन उसके बाद वांग जी ने विंग को अपने साथ फिर से बाकी वर्क्स में इंक्लूड कर लिया था। शुयांग, शाओ शिनचैन और बाकी सब विंग की हेल्प करते थे और विंग भी वांग जी के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करता था। एक एम्प्रेस के सारे फर्ज को विंग अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश करता था। विंग को कहीं से ये तो पता चल चुका था कि जियांग चैंग को प्रिजन में डाल दिया गया है, पर विंग अब उन चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहता था। इनफैक्ट उसने अब अपने दोस्तों से भी मिलना टोटली बंद कर दिया था। वो अब वांग जी को धोखा दे ऐसा कोई भी काम नहीं करता था। एज वॉर लॉर्ड यीलिंग पेट्रियार्क वो अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से खो चुका था जैसे, और बस वांग जी की एक शैडो बन चुका था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे 1 मंथ कंप्लीट हो गया और इन 1 मंथ में विंग बिल्कुल ओबीडियंट बन चुका था। वो टोटली चेंज हो चुका था। वही वांग जी जिसे विंग का ये बर्ताव अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग अब किसी भी वर्क में टांग जो नहीं अड़ाता था, तो वांग जी के सारे वर्क्स बहुत स्मूथली हो रहे थे। साथ ही पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये खबर फैल चुकी थी कि वॉरलॉर्ड यीलिंग पेट्रियार्क अब डिमोनिक कल्टीवेटर हांग वांग जुन के साथ मिल चुके हैं, जिस वजह से हांग वांग जुन के खिलाफ अब कोई भी खड़ा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि बीच में वॉरलॉर्ड यीलिंग पेट्रियार्क जो थे, हाँ, विंग अब वांग जी की साइड से बाकियों से फाइट भी करने लगा था। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था और करीबन 1.5 मंथ गुजर चुका था। आज का दिन भी नॉर्मल ही था। विंग ने वांग जी के साथ मिलकर सारे वर्क किए और बाद में नाइट में वो दोनों भी अपने रूम में आए। रूम में आते ही वांग जी ने अपने और विंग के क्लोथ्स उतार दिए और उन दोनों की नाइट एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। मिडनाइट तक चले इन सेशंस में विंग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था और वांग जी की बाहों में ही सो चुका था। वही वांग जी भी विंग को होल्ड किए सो चुका था। वहीं दूसरी तरफ गुसू के आउटसाइड जो प्रिजन्स बने हुए थे, उनमें आज कुछ हलचल नजर आ रही थी। सारे गार्ड्स जो बेहोश थे और उन बेहोश गार्ड्स के बीच में से उस डार्क प्रिजन्स में कोई एंटर हो चुका था, जिसने फुल्ली ब्लैक
क्लोथ्स पहन के रखे थे और फेस भी पूरी तरीके से हाइड था। उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। सारे प्रिजन्स को चेक करते करते वो सबसे लास्ट पहुंचा, जहां पर एक इंसान जमीन पर गिरा हुआ था। बहुत घायल नजर आ रहा था वो। उस इंसान ने तुरंत वो डोर ब्रेक किया और अंदर चला गया। उसने अपने सपोर्ट से उस इंसान को उठा लिया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे वो इंजर्ड इंसान भी अपनी आईज ओपन कर चुका था। जैसे ही उस इंसान ने अपनी आईज ओपन की, ब्लैक क्लोथ्स पहने उस इंसान ने उस इंजर्ड इंसान को अपने सपोर्ट से बाहर ले जाना स्टार्ट कर दिया। वो दोनों भी बिल्कुल आराम से बाहर की तरफ आ गए और कुछ दूरी पर जाते ही उन्हें और भी कई लोग ज्वाइन कर चुके थे, जिन्होंने खुद भी पूरी तरीके से खुद को हाइड करके रखा था। कोई भी पहचान में नहीं आ रहा था। तुरंत ही वो सारे वहां से निकलने लगे। गूसू के फॉरेस्ट से होते हुए उन्हें बॉर्डर क्रॉस करनी थी, वो भी जल्द से जल्द, इससे पहले कि एम्परर को पता चले। वो सब बहुत होशियारी से अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे थे ताकि किसी को भी कोई शक ना हो और वो आराम से यहाँ से निकल जाए। उनसे बॉर्डर कुछ ही दूरी पर थी, तभी जंगल में बहुत तेज हलचल सबको महसूस होने लगी और इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, उन सारे लोगों को बाकी कल्टीवेटर्स ने घेर लिया था, जिन्होंने खुद भी फुल्ली ब्लैक क्लोथ्स पहन के रखे थे। बस फर्क इतना था कि उनका फेस विजिबल था। एक क्रिपी स्माइल के साथ अपनी सॉर्ड को हाथ में लिए वांगी जो आगे आ चुका था और वो उन सारे लोगों की तरफ देख रहा था। वो इंजर्ड इंसान जिस पर्सन के सपोर्ट से अब तक चल रहा था, उसने उसे दूसरे के हैंड ओवर कर दिया और तुरंत ही अपनी सॉर्ड को भी अनशील्ड करके वो वांगी के सामने खड़ा हो चुका था। तो माय ओमेगा, इतने दिन से ओबीडियंटली बिहेव करने का ये रीजन था? अपने सो कॉल्ड लवर को अपने अल्फा के कैद से छुड़ाकर भगाना चाहते थे? विंग, जिसने एक डीप ब्रीथ ली और वांगजी की तरफ देखा, कहीं ना कहीं विंग का फेस थोड़ा अपसेट था। उसे बुरा भी लग रहा था क्योंकि वो अपने वादों को तोड़ रहा था, पर अब ये उसकी मजबूरी बन चुकी थी। उसने वांगजी की तरफ देखा। सॉर्ड उसने भी वांगजी की तरफ उठाई ही थी। अल्फा, आज तक दूसरों को ही धोखा देते आए हो, आज खुद धोखा खाकर कैसा लगा? मैं चाहता था कि ये दर्द आप भी फील करें, बस इसीलिए ये सब कुछ किया। विंग, जो वांगजी की आंखों में देख रहा था और उसके फेस पर एक ब्रोकन स्माइल थी, बहुत अपसेट साउंड कर रहा था वो। वांगजी जो विंग की तरफ आगे बढ़ने लगा, उसने सीधा विंग की नेक को ग्रैब किया और विंग को अपनी तरफ खींच लिया। दोनों भी बहुत करीब थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। क्या बहुत आसान है डिमोनी कल्टीवेशन के ग्रैंड मास्टर को बिट्रेड करना? क्या लगा तुम्हें मैं यकीन करूंगा तुम्हारे बिहेवियर पर? कभी नहीं। मैं तुम पर यकीन करने की गलती कर ही नहीं सकता। यही तो रीजन है कि तुम्हारे धोखे के बावजूद मुझे दर्द नहीं हो रहा था जो तुम मेरी आंखों में देखना चाहते थे। खैर, जाने दो। तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मैं मिलने देने वाला नहीं, पर जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। वांगजी, जिसने विंग की तरफ देखकर एक स्मक किया, इन सबको कैद कर लो और डाल दो गूसू के प्रिजन्स में। वांगजी की जैसे ही ये ऑर्डर सबने सुना था, तुरंत ही उसके सारे गार्ड्स उन लोगों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ चुके थे। ये बात जैसे ही विंग ने देखी, विंग ने वांगजी के शोल्डर्स पर दोनों हाथ रखे और उसने वांगजी को पीछे की तरफ पुश कर दिया, जिससे वांगजी विंग से दूर हो चुका था। इनफैक्ट वो थोड़ा लड़खड़ा चुका था। वांगजी ने तुरंत ही विंग की तरफ गुस्से से देखा, पर विंग अपनी सॉर्ड उठाकर उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो चुका था। किसी को भी हाथ मत लगाना। विंग, जिसकी वॉइस खुद भी बहुत स्ट्रांग थी, उसने वांगजी की तरफ गुस्से से देखा। मजबूर मत करो मुझे कि मैं अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाऊं। वांगजी, जिसके फेस पर स्मक था,
वो एक कदम विंग की तरफ बढ़ा ही था, तभी विंग ने सीधा वांग जी के ऊपर अटैक कर दिया। वो अटैक नॉर्मल नहीं था, बल्कि विंग ने अपनी पावर से वांग जी पर अटैक किया था, जिससे वांग जी घायल भी हो सकता था। वांग जी ने जैसे ये फील किया, उसने विंग की तरफ गुस्से से देखा। यू यूज योर पावर्स ऑन मी, वी वुशियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लान वांग जी, अब तक तुमने मेरी हिम्मत देखी ही कहा है। जब से हम दोनों मिले हैं, बस तुम्हारे सामने झुकते आया हूं मैं। यही रीजन है कि तुम आज मुझे कमजोर समझने लगे हो, पर मैं कमजोर नहीं हूं, बस चुप था, शांत था, पर तुमने उसका गलत मतलब निकाला। मैं आज तक तुम्हारे सामने झुकता आया क्योंकि पहली ही मुलाकात में हम दोनों में एक रिश्ता बना दिया था तुमने। उसी रिश्ते के चलते मैं आज तक चुप रहा, पर तुमने उन सारी चीजों का गलत मतलब निकालकर हमेशा मुझे पपेट की तरह कंट्रोल करने की कोशिश की। फिर भी मैं चुप रहा क्योंकि आज तक तुम्हें अपना अल्फा मानता था, उस बॉन्ड की मैं रिस्पेक्ट करता था। पर आज तुम्हारे सामने तुम्हारा ओमेगा नहीं, बल्कि वॉर लॉर्ड येलिंग पिट्रिया खड़ा है, जिनकी तुम जान लेना चाहते हो ना। ये सब लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्हें बचाना मेरा फर्ज है और उसके लिए मैं पीछे नहीं हट सकता। वांग जी ने जब ये सुना, उसने एक स्माइल की और वो विंग के सामने एक कदम बढ़ा। ओ, तो अब इन सब की सो कॉल्ड सेफ्टी के लिए तुम अपने अल्फा से किया गया वादा तोड़ोगे? हमारी फर्स्ट मीटिंग, वो फर्स्ट नाइट जब तुम मेरे हुए थे, उस नाइट को जो वादा तुमने मुझसे किया था, वो भूल गए हो? कल्टीवेटर, मैं कभी भी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रहूंगा। क्या ये वर्ड्स वी वुशियान के नहीं थे, जिनसे आज तुम खुद मुकर रहे हो? और अपनी बातों से मुकरना, क्या ये एक ग्रेट कल्टीवेटर की डिग्निटी को हार्म नहीं करेगा? विंग, जिसके फेस पर वही पेनफुल स्माइल फिर से अपीयर हो चुकी थी, अगर उस दिन मेरी वो बेगिंग, मेरे वो आंसू और मेरी रिक्वेस्ट तुमने नहीं सुनी, तो मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उस रात मैंने जो कुछ भी कहा, मैं उन सारी वर्ड्स को कंप्लीट करूंगा? ऐसा नहीं होता लानवांग जी। धोखा अगर तुम दो तो वो सही, मैं दूं तो वो गलत। ये नहीं चलता। इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन, डिसरिस्पेक्ट, यहाँ तक कि खुद की ही नज़रों में गिर चुका हूँ मैं, बस हम दोनों के इस सो कॉल्ड रिश्ते की वजह से। बहुत कुछ सह लिया मैंने, वो भी बिना कुछ बोले, पर अब नहीं। बात आज तक मेरी थी, इसीलिए मैं चुप रहा, पर अब यहाँ बात सिर्फ मेरी नहीं रही, बहुत आगे बढ़ चुकी है और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मुझे तो इन सब चीज़ों में उतरना ही था। तो फाइनली आज हम दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। अल्फा और हस्बैंड छोड़कर सीधा लानवांग जी। ये चेंज तुम्हारे अल्फा को पसंद नहीं आया, माय ओमेगा, एंड बिलीव मी, इसकी पनिशमेंट तुम्हें तुम्हारा अल्फा बहुत हार्ड देगा। विंग ने वांग जी की तरफ अपनी सॉर्ड को पॉइंट करते हुए स्टिफली कहा, पनिशमेंट तब जो दोगे जब मुझे पकड़ पाओगे, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ लानवांग जी। विंग ने अपनी बात को जैसे ही कंप्लीट किया था, उसने सीधा वांग जी पर अटैक कर दिया था, वो भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से। वांग जी जो इस बार उस अटैक को अपने ऊपर एक्सेप्ट कर चुका था, उसने ना उसे डॉज किया और ना ही वो पीछे हटा। उस अटैक की वजह से वांग जी थोड़ा बहुत घायल भी हो चुका था, पर इतना नहीं कि वो बैकआउट कर ले। अब उसने अपने सारे गार्ड्स को भी ऑर्डर दे दिया था और वो खुद भी अब लड़ने लगा था। वही बाकी सारे क्लैंस के हायर्स भी वांग जी के गार्ड से लड़ रहे थे और येलिंग पिट्रिया खुद हांग वांग जुन से फाइट कर रहा था। उन दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट चल रही थी। ना विंग बैकआउट कर रहा था, ना वांग जी हार मानने के लिए रेडी था। विंग जो बहुत ज़्यादा परेशान था,
क्योंकि उसे खुद को पसंद नहीं आ रहा था वांगजी से वॉर करना। ऑब्वियसली वांगजी भी घायल हो रहा था और विंग भी घायल हो रहा था, पर विंग वांगजी को कभी भी हार्म नहीं करना चाहता था। वो दिल से आज भी वांगजी के सामने खड़ा नहीं रहना चाहता था, पर आज उसकी मजबूरी बन चुकी थी। पर उस मजबूरी में भी विंग वांगजी को डीपली इंजर्ड नहीं करना चाहता था। यही रीज़न था कि विंग ने वांगजी पर सीधा तालिस्मा थ्रो करके एक्टिवेट कर दिया था, जिस वजह से वांगजी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, साथ ही वो मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वो बिल्कुल फ्रीज हो चुका था और वह उस तालिस्मा से फ्री भी नहीं हो पा रहा था। विंग ने जैसे ही ये देखा, वो तुरंत वांगजी से हटकर बाकी कल्टीवेटर्स से लड़ने लगा ताकि वो हायर्स को यहाँ से सेफली निकाल पाए। विंग के सामने वो कल्टीवेटर्स कुछ भी नहीं थे। आफ्टर ऑल विंग उन लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। विंग का एक अटैक ही काफ़ी था उन सबको दूर करने के लिए, और धीरे धीरे विंग ने उन सारे कल्टीवेटर्स को भी हटा दिया। विंग ने सारे हायर्स को सीधा बॉर्डर पार करने के लिए कह दिया गुसुकी, और वो खुद वांगजी के पास आया। वांगजी जो हिल भी नहीं पा रहा था और बोल भी नहीं पा रहा था, विंग ने उस तालिस्मा को हटा दिया और उसने वांगजी को एक इनविजिबल स्ट्रॉन्ग रोप से जकड़ लिया। पर वांगजी के ऊपर उसने साइलेंसिंग स्पेल भी एक्टिवेट कर दी थी ताकि वांगजी कोई भी होशियारी ना कर पाए, ना अपने अल्फा थ्रू विंग को कमजोर कर पाए और ना ही किसी और तरीके से वो विंग को डिफेंड कर पाए। वांगजी को विंग ने एक सेफ जगह पर बिठा दिया और वो भी वहां से निकल गया। वो रात गुजर चुकी थी और नेक्स्ट मॉर्निंग सारे हायर्स जियांग क्लैन में सेफली वॉर लॉर्ड यीलिंग पेट्रियार्क के साथ पहुंच चुके थे। ये प्लान ऑलरेडी सारे क्लैंस को पता था, सिवाय लैन क्लैन के। लैन सिचेन और लैन कुरैन को ये कुछ भी नहीं पता था। बाकी जिन्स, जियांग्स, नीज, वैंस ये सब ये प्लान जानते थे। इसीलिए तो जियांग फैंगमियान और मैडम यू के साथ बाकी सारे लोग भी जियांग क्लैन में ऑलरेडी प्रेजेंट थे। मतलब जिन ग्वांगशान उनकी ओमेगा, मैडम जिन, मिंजू उनका ओमेगा, वेननिंग, वेनरोहान और बाकी सब अपने अपने हायर्स को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो चुके थे और सब अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार कर रहे थे। वही विंग एक कॉर्नर में खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। कुछ देर बाद वो सब मीटिंग हॉल में इकट्ठा हो चुके थे और अब उन्हें आगे की प्लानिंग करनी थी। कैसे उन्हें एम्परर लान वांगजी को उस एम्परर के थ्रोन से उतारकर नीचे फेंकना है, इस बात की ऑब्वियसली वॉर होने वाली थी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉर लॉर्ड यीलिंग पेट्रियार्क पर थी। मतलब विंग पर। विंग को ही अब सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करनी थी हमेशा की तरह, और पूरे वॉर की कमांड भी उसे ही हैंडल करनी थी। वो सब एक दूसरे से बातें डिस्कस करने लगे, कैसे उन्हें क्या करना होगा, आगे का क्या मूव होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें विंग की राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इसलिए नहीं कि वो वॉर लॉर्ड था, बल्कि इसलिए कि वो वांगजी की सारी पावर्स से अच्छी तरीके से वाकिफ था। ऑब्वियसली वो लान वांगजी का ओमेगा था, तो ओमेगा को अपने अल्फा की पावर्स का अंदाज़ा होता है। ऑब्वियसली सब जानते थे कि वांगजी ने विंग को मार किया है, तो उन दोनों में मीटिंग भी हुई ही होगी। पर अभी तक कोई भी ये नहीं जानता था कि विंग ने वांगजी के साथ पावर्स भी शेयर की है। ये बात विंग ने जब सबको बताई तब सब विंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। विंग जिसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, बस बाकी सबकी बकबक सुन ली। खासकर मैडम यू और फैंगमियान जो विंग को बहुत ज़्यादा ही डांट रहे थे, क्योंकि विंग को ये नहीं करना चाहिए था। ऑब्वियसली अब वांगजी विंग के सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली फाइट कर सकता है, क्योंकि विंग की ही पावर से वो विंग पर अटैक भी कर सकता है। सब इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, पर अब जो हो चुका उसे कोई बदल भी नहीं सकता था। अब आगे क्या करना है यही बात सब विंग से ही जान रहे थे। विंग जो फिलहाल तो कुछ स्ट्रांग सोच नहीं पाया था, पर जैसे तैसे करने उसने उस मीटिंग को संभाल लिया था और फिलहाल कुछ वक्त मांगा था रेस्ट के लिए भी और कुछ सोचने के लिए भी। इस बात को सब समझ भी रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली सभी थके हुए थे, परेशान थे, तो थोड़ा वक्त तो यीलिंग पेट्रियार्क को मिलना चाहिए। इसीलिए सब ने रेस्ट करने के लिए
अपने अपने रूम में जाना ही सही समझा। वो अब जियांग क्लैन में रहकर वांगजी से फाइट करके ही वापस अपने क्लैन में जाने का सोच रहे थे, क्योंकि ये वॉर बहुत जल्द होने वाली थी। वक्त उनके पास नहीं था। अगर एक बार वांगजी पावरफुल बन गया तो वो कुछ नहीं कर सकते और उन्हें जल्द से जल्द वांगजी को हराना होगा। वांगजी हारेगा या नहीं ये बात की बात थी, पर पहले ही इन क्लैंस में एम्परर की पोस्ट को लेकर कहीं ना कहीं फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। इस बात को विंग भी समझ चुका था। ऑब्वियसली वॉर लॉर्ड यिलिंग पेट्रियार्क जियांग क्लैन से बिलोंग करता है, जो इस बैटल को लीड करने वाला है। तो जियांग फैंगमियान और मैडम यू यही सोच रहे थे कि नेक्स्ट एम्परर और एम्प्रेस वो रहेंगे। वही जिन गुआंगशान, जिनके क्लैन में फिलहाल सबसे ज़्यादा मनी था और वेल्थ थी, तो वो ये सोच रहे थे कि नेक्स्ट एम्परर और एम्प्रेस वो बनेंगे। मिंजू और वेनिंग की तरफ से तो ऐसा कुछ अब तक इशारा मिला नहीं था, पर वेन रोहान भी एम्परर बनना चाहते थे। ऑब्वियसली वही वॉर को सारे वेपन्स प्रोवाइड करने वाले हैं। सारे ग्रेट कल्टीवेटर्स नी क्लैन से आने वाले हैं। इस वॉर में जितना भी मनी लगने वाला है वो जिन क्लैन प्रोवाइड करने वाला है, और फेंगमियान और मैडम यू मतलब जियांग क्लैन इस वॉर में खुद लीड करने वाला है एज वॉर लॉर्ड यिलिंग पेट्रियार्क के रूप में। तो ऑब्वियसली ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, पर खुद इंडिपेंडेंट बनने का सपना देख रहे थे। वही विंग जो इन सब की बातों को समझ रहा था, पर वो फिलहाल परेशान था, इसलिए इन सब की बातों को इग्नोर करके वो सीधा रूम में जाना ही सही समझकर वहां से तो निकल चुका था। वो अपने रूम में पहुंच चुका था। ऑब्वियसली यिलिंग पेट्रियार्क वहां नहीं, तो बाकी सबकी भी बातें और एक दूसरे को देखकर वो जो टॉन्ट कर रहे थे वो सब कुछ खत्म हो गया और वो सब भी अपने अपने रूम में जा चुके थे। सभी बहुत दिनों बाद मिले थे, एक दूसरे से बातें करनी थी, इसीलिए सब अपने अपने बेटों के साथ और अपनों के साथ वक्त गुजार रहे थे। वही विंग जो अकेला अपने रूम में रेस्ट कर रहा था। चैंग जो फिलहाल मैडम यू फेंगमियान के रूम में था, और उसी रूम में मौजूद थी यानली भी। चैंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में और फ्रस्ट्रेट नजर आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो इंजर्ड था। वांगजी ने उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था जस्ट बिकॉज वो विंग के करीब आया था, तो उसकी सज़ा तो वांगजी ने उसे बहुत अच्छी तरीके से दी थी। और उसी का फ्रस्ट्रेशन चैंग जियांग क्लैन में फेंगमियान के रूम में निकाल रहा था। उसने सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया था और वो बहुत चीख चिल्ला रहा था। वही मैडम यू फेंगमियान और यानली बस चैंग को देख रहे थे। चैंग ने जब सारी चीज़ें तोड़ फोड़ दी तब उसने अपनी मदर की तरफ देखा। उस लॉन वांगजी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। बहुत परेशान किया है उसने मुझे। उसकी जान लेना चाहता हूँ मैं, तड़पा तड़पा के उससे मारना चाहता हूँ। मैडम यू जिन्होंने एक डीप ब्रीथ ली और अपने बेटे के पास गई, उन्होंने चैंग के शोल्डर पर हाथ रखा और उसे काम डाउन करते हुए कहा, बेटा शांत हो जाओ, कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तो सब ठीक ही हो जाएगा और बाद में तुम जो चाहे वो उसके साथ कर लेना। चैंग जिसने रफली अपनी मदर का हाथ अपने शोल्डर से हटा दिया और वो थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया, उसने यू की तरफ देखते हुए बिल्कुल गुस्से से कहा, वो मेरा ओमेगा है, मैं उसका अल्फा हूँ। तुमने हिम्मत कैसे की मेरे ओमेगा को हाथ लगाने की? हमेशा मुझे यही बात बोलकर टॉर्चर करता था वो, तो अब उसके ओमेगा को उसी के सामने अपना बनाऊंगा मैं। उस वी वुशियान को जब तक अब उसके सामने अपने बेड पर खींच के नहीं लाता ना, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। उसके सामने उसके ओमेगा की बॉडी को मैं अपना बनाऊंगा, तब उसे उसकी औकात पता चलेगी। और इस वी वुशियान को भी बहुत अल्फा अल्फा करता रहता है ना उसे, इससे भी इसकी औकात दिखाऊंगा मैं। बस एक बार बस ये वॉर लीड करके वो एम्परर का थ्रोन हमें दे दे, फिर इन दोनों को ऐसी सजा दूंगा ना कि इनकी रूह कांप जाएगी। यानली जो आगे आई और उसने जियांग चैंग के शोल्डर पर हाथ रखा, उसे अपनी तरफ किया। पर ये काम तो तुम उसी रात को कर सकते थे ना, तो उस रात तुम खुद इतना घायल कैसे हुए? उसी दिन अगर तुम विंग को अपना बना लेते तो वांगजी कुछ नहीं कर पाता।
क्योंकि उस खाने में इतनी स्ट्रॉन्ग हर्ब्स थी कि विंग को होश था ही नहीं। तुमने देखा नहीं था, उसे होश सीधा मॉर्निंग में आया था। जियांग चैंग ने यानली की तरफ गुस्से से देखा और लगभग चिल्लाते हुए कहा, पता नहीं कैसे पर मैं विंग के करीब जा ही नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी कुछ अजीब एनर्जी क्रिएट कर रही थी जिस वजह से मुझे हार्म हो रहा था। उसके करीब जाना तो क्या, मैं उसे छू तक नहीं पाया। और जब भी मैं फोर्सफुली ट्राई कर रहा था उसे छूने का तो उसकी बॉडी मुझे अपने आप दूर पुश कर रही थी। कोई एनर्जी ने उसके आसपास शील्ड बना ली थी जो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी मुझसे। मैंने बहुत कोशिश की पर जब भी मैं कोशिश करता वो शील्ड मुझे दूर फेंक देती, इसीलिए मुझे इतना हार्म हुआ था। और आपकी एनर्जी लगी मुझे हील होने के लिए। आपने खुद ने देखा था ना कि मैं कितना इंजर्ड हो चुका था। आपकी और जीशवान की एनर्जी तक मुझे हील नहीं कर पा रही थी। मैं इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका था उस एनर्जी की वजह से। विंग के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो उसे प्रोटेक्ट करती है और विंग को हम उस तरीके से नहीं अपना बना सकते। विंग की बॉडी या कोई एनर्जी है जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती रहती है। विंग को ड्रग करके या उसे बेहोश करके उसके करीब जाना नामुमकिन है। उसके साथ जो भी करना है वो उसके होश में होते हुए करना होगा। शायद तब वो शील्ड वर्क नहीं करेगी। और वैसे भी हमारा आधा काम तो आज ही हो चुका है। उस रात भले ही मैं विंग को छू नहीं पाया पर लान वांगजी ने हमें जिस हालत में देखा वो विंग पर डाउट तो कर ही चुका था। उसने सिर्फ मुझे ही टॉर्चर नहीं किया, मैं जानता हूँ कि लान वांगजी कितना क्रूअल है। उसने विंग को भी इक्वली पनिश किया होगा। इस बात को तुरंत यानली ने अग्री कर लिया और कहा, हाँ। उसके बाद लगभग 2 या 3 दिन तक शायद विंग को खाना पानी नहीं मिला था। इनफैक्ट वो अपने रूम से भी नहीं निकल पाया था। ये बात मैंने भी सुनी थी। ऑब्वियसली मैं वहाँ फूड और बाकी चीज़ों को ही संभालती थी तो मुझे भी पता चला था कि एम्प्रेस को खाना नहीं दिया जा रहा। जियांग चैंग ने तुरंत नोट किया और आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, वैसे भी वांगजी विंग पर डाउट करता है। इस बात की कंफर्मेशन तो कल रात को ही मुझे भी मिल चुकी है क्योंकि वांगजी ने मुझे विंग का लवर बुलाया। मतलब आज भी वांगजी पूरी तरीके से विंग पर ट्रस्ट नहीं करता और शायद वांगजी को ये भी पता है कि विंग मेरा रियल ब्रदर नहीं है। यही रीज़न है कि वो मुझसे इतना ज़्यादा इनसिक्योर रहता है। अब इसी डाउट को हम इस वॉर में वांगजी के और विंग के खिलाफ भी यूज़ करेंगे। वैसे भी विंग वांगजी के अपोज तो हमारे लिए खड़ा रह ही चुका है। इनफैक्ट उसने ही मुझे उस प्रिजन से बाहर लाया। उन सारे कल्टिवेटर्स को अनकॉन्शियस करके वही आया था मेरे पास और मुझे यहाँ लेके आया। उसे अब तक हम पे डाउट नहीं हुआ और ना ही उसने इतने वक्त में भी मुझसे ये पूछा है कि मैं और वो एक ही साथ क्या कर रहे थे। मतलब उसे अभी भी हम दोनों पर या हमारी फैमिली पर कोई डाउट नहीं है। वैसे भी वो बहुत बेवकूफ़ है। हम जो बोलेंगे उस बात को वो मान लेगा। तो हमें अभी भी ऐसा ही करना है, उसे मैनिपुलेट करके उनकी पावर्स का यूज़ करके कैसे भी करके वो एम्परर का थ्रोन हासिल करना है। उसके बाद वो लॉन वांगजी जाएगा उसी डार्क प्रिजन में और वी वुशियान रहेगा मेरे साथ मेरी मिस्ट्रेस बनके। उसे अपने पास कैद करके रखूंगा मैं। वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल है वो, कैसे छोड़ सकता हूँ उसे। वो बनेगा तो मेरा ही। मैडम यू ने, जियांग फैंगमियान ने और यानली ने तुरंत ही इस बात पर अग्री कर दिया और उन चारों के भी फेस पर डेविलिश स्माइल थी। वही दूसरी तरफ वेन रोहान के रूम में वेन रोहान, वेन चाओ और वेनचिंग थी। वेन रोहान जो वेनचिंग से पूछ रहे थे कि जियांग चैंग के रूम में वी वुशियान करके रहा था। ये बात तो सारे क्लैंस को पता चल ही चुकी थी, इसलिए ऑब्वियसली वेनचिंग जियांग चैंग की ओमेगा थी तो उसी से ये बात वेन रोहान पूछेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वेन रोहान वेनचिंग के फादर हैं और उस हिसाब से जियांग चैंग उनका सन इन लॉ। तो ये सब कुछ जानना उनका हक बनता था कि क्या उनकी बेटी खुश है, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या चैंग उसे बिट्रेड कर रहा है। इस बात को वेनचिंग ने वेन रोहान और वेन चाओ के सामने क्लियरिफाई किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। जियांग चैंग ने कहा कि
विंग और वो उस दिन बातें करते करते ऐसे ही सो चुके थे और जियांग चैंग को जब मिडनाइट में होश आया तब उसने विंग को बेड पर सुला दिया और वो खुद उस रात उस रूम में था ही नहीं, वो साइड वाले रूम में था। और जब बाकी सब वहां पहुंचे तो जियांग चैंग उससे बस 5 मिनट पहले ही वहां पहुंचा था और वो खुद को फ्रेश करने के लिए खुद के क्लोथ्स ले रहा था और तभी सब एंटर हुए थे तो सबको गलतफहमी हो गई। ये सुनकर वेन रोहान और वेन चाओ को थोड़ी राहत मिली कि एटलीस्ट जियांग चैंग कोई बिट्रेट तो नहीं कर रहा। वैसे भी विंग और चैंग दोनों भी ब्रदर सिस्टर है, ब्रदर्स हैं, तो वो क्या ही गलत करेंगे, यही उन्होंने सोचा और वेंचिंग की भी बातों पर यकीन कर लिया क्योंकि वेन रोहान को आज तक नहीं पता था कि विंग और चैंग दोनों भी ब्लड रिलेटेड ब्रदर्स नहीं हैं, इसलिए उन्होंने इस बात को लेट गो कर दिया। वही जिन गुआंगशान जिन जीशुआन पर गुस्सा हो रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने गुस्से में जिन जीशुआन पर हाथ भी उठा दिया था और फिलहाल जिन जीशुआन फ्लोर पर गिरा हुआ था और उसका एक हाथ उसके चीक पर था। जिन गुआंगशान जो बहुत ज्यादा गुस्से में थे उन्होंने शाउट करते हुए कहा, बेवकूफ, अगर वो ड्रग का प्लान बनाया ही था तो चैंग को क्यों छोड़ा विंग के पास? खुद जाते ना विंग के पास और विंग को अपना बना लेते ताकि वो ओमेगा हमारे साथ आ जाता और फिर हमें वो एम्परर का थ्रोन लेने से कोई नहीं रोक सकता था। जीशुआन जिसने अपने फादर की तरफ देखा और गुस्से से कहा, आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैंने कोशिश की थी पर चैंग की हालत आप उस रात नहीं जानते। विंग की बॉडी एक अजीब सी एनर्जी थ्रो कर रही थी जिससे चैंग भी नहीं बच पाया। चैंग उस रात विंग को छू ही नहीं पाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। विंग की बॉडी चैंग को अलाउ नहीं कर रही थी। भले ही विंग अनकॉन्शियस था पर उसके अंदर एक एनर्जी थी जो चैंग को करीब नहीं जाने दे रही थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। तो क्या मैं बेवकूफ हूँ जो उसे फोर्सफुली हाथ लगाकर खुद भी घायल होता? चैंग उस रात इतना घायल था कि उसे मुझे और यानली को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देनी पड़ी ताकि वो हील हो जाए। तब जाकर कहीं वो दूसरे दिन खड़ा था और विंग उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अनकॉन्शियस होते हुए भी एक बैरियर में बंधा हुआ था जिस वजह से कोई उसे हाथ तक नहीं लगा पा रहा था। वरना क्या मैं उस ओमेगा को छोड़ना चाहूंगा? आपने देखा नहीं था वो कितना खूबसूरत है, साथ ही कितनी ज्यादा पावर से उसके पास। मुझे लगता था आज तक कि वो अगली है, इस वजह से फेस मास्क लगा के घूमता है, पर नहीं, वो अपनी ब्यूटी को हाइड करने के लिए वो मास्क लगाता था। अगर मुझे ये बात पहले ही पता होती तो मैं उस बेवकूफ यानली को छोड़कर पहले ही विंग से शादी कर लेता ताकि वो ओमेगा मेरा होता। वो लान वांगजी इतना शातिर निकला कि उसने एक ही रात में पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड भी हड़प लिया। उस विंग को भी अपने पास लाने के लिए मजबूर कर लिया और उसे अपना ओमेगा क्लेम कर लिया। उस एक ही रात में उसने सब कुछ हासिल कर लिया, वो थ्रोन भी, विंग को भी, विंग की पावर्स को भी। पर अब वो सब कुछ मुझे छीनना है, खासकर उस विंग को। वो विंग बस मेरा होगा। बस एक बार ये वॉर हम जीत जाए फिर वो थ्रोन और विंग दोनों भी मेरे होंगे। उससे अपने पास कैद करके रखूंगा मैं, बिल्कुल उस लान वांगजी की तरह, और उसे किसी की नजरों में आने तक नहीं दूंगा। सच में जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है, ये कहावत गलत नहीं है। कर्मा हिट बैक। जो चैंग विंग के साथ कर रहा था वही जीशुआन भी विंग के साथ करना चाहता था। वो दोनों भी अपने अपने ओमेगा को धोखा दे रहे थे। बस इसमें वेंचिंग इनोसेंट थी, वरना यानली के साथ तो वही हो रहा था जो वो बो रही थी। उसी ने उस रात विंग के फूड में ड्रग मिलाया था ताकि वो अनकॉन्शियस हो जाए और चैंग उसका फायदा उठा ले। पर ये ख्याल बस चैंग के ही नहीं बल्कि जीशुआन के भी दिल में था, जो यानली का ही अल्फा था। और ये खबर तो यानली को थी भी नहीं। ऑब्वियसली विंग को उस दिन एक नजर देखकर ही सबका उस पर दिल आ चुका था और हर कोई विंग को अपने अपने पास चाहता था, पर उसकी कीमत थी लान वांगजी की मौत। ऑब्वियसली वांगजी मरेगा तभी विंग उनका होगा, पर वो इस बात को बहुत हल्के में नहीं ले रहे थे।
विंग की वजह से ही आज वो वांग जी की कैद से आज़ाद थे और उसी विंग को वो वांग जी को मारकर हासिल करना चाहते थे। क्या ये इतना आसान था? पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर वॉरलॉर्ड यीलिंग पेट्रियार्क, जिसके सामने उसी का स्ट्रॉन्ग अल्फा जो डिमानिक पावर्स का ग्रैंड मास्टर है, वो तक नहीं फाइट बैक कर पाया और विंग उससे बचाते हुए उसकी नजरों के सामने इन सब लोगों को भगा कर यह लाया है। तो क्या इतना आसान होगा उस ओमेगा को छूना? खैर, ये तो इन लोगों की सोच में ही आसान हो सकता है, बिकॉज इन रियलिटी ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ये कितना डेंजर होने वाला है ये बात तो इनको फ्यूचर में पता चलेगी। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.